हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो चैप्टर का शुरुआत होता है एक गवर्नमेंट ऑर्डर से, जिसका नाम था ऑफिशियल मेमोरेंडम। तो ऑफिशियल मेमोरेंडम को पे साइन था जॉइंट सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन पब्लिक ग्रीवियंसेस, पेंशन एंड पर्सनल, ये था बस, नहीं सॉरी, इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है, तो ये ऑफिशियल मेमोरेंडम में ऐसा क्या खास बात था, जो कि 13 अगस्त 1990 को है। तो ये जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है 13 अगस्त 1990 को, ये रिजर्वेशन के बारे में बात किया कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब किसके लिए होंगे, SEBC मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व रहेंगे। ठीक है, क्लियर इतना तक। इसके आगे बताया गया कि कैसे बना होगा, कुछ दिक्कत आया होगा कि नहीं, क्या प्रोसेस था बनने का, ये थोड़ा सा बताया गया। तो इसका शुरुआत होता है हम लोग का 1979 में, जब उस समय की गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमीशन बनाती है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसको हेड कर रहे थे बीपी मंडल, इसीलिए उस कमीशन का नाम क्या रखा गया, बी मंडल कमीशन। ठीक है, तो मंडल कमीशन का क्या काम कहा गया था कि वो डिटरमाइन करे क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, और उनके एडवांसमेंट और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसको एडवांसमेंट भी कहते हैं, उसके लिए स्टेप रिकमेंड करें। तो ये जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन ये 1980 में अपना रिपोर्ट दे देता है, और उसमें बहुत सारा रिकमेंडेशन था। उसमें से एक रिकमेंडेशन था कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब रिजर्व होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में क्या करते हैं, वीपी मंडल जी, वीपी मंडल वीपी सिंह जी की जनता पार्टी क्या करती है, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में निकालती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो मतलब वो एक पर्ची टाइप का होता है, पैम्पलेट टाइप का, जिसमें अब गाँव वो पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करेगी वो सब लिखा रहता है, उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं। तो वीपी सिंह जी, जो कि किसके थे, जनता दल पार्टी के कैंडिडेट थे, वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये डिमांड को लिखते हैं। ठीक है, फिर बाइलक बन जाते हैं पीएम भी। तो जब ये पीएम बनते हैं तो ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किस तारीख को, पार्लियामेंट वगैरह में डिस्कशन के बाद 13 अगस्त 1990 को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट ही है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी लॉ वगैरह निकाला जाएगा तो उसमें लोग अपना वो क्या बोलते हैं, वो तो करेंगे, क्या बोलते हैं, अपना ओपिनियन रखेंगे। तो लोग अपना ओपिनियन रखें, किसी को लगा कि ये जरूरी था क्योंकि एजुकेशनली और एजुकेशनल एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास के लोगों को इक्वल राइट नहीं मिला, इसीलिए ये सही है। किसी को लगा कि ये जो SCBC से जो बिलोंग नहीं करते उनके लिए इनइक्वालिटी है, किसी को लगा कि ये कास्ट फीलिंग को परपेचुएट करता है। तो ऐसे लोगों का अलग अलग का लोग प्रोटेस्ट किए, तो इससे मामला कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। और इस केस का नाम क्या पड़ता है, इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस इस केस पे देखते हैं, अपना वर्डिक्ट देखते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल वैलिड है ये। ठीक है, फिर 18 सितंबर 1993 को कुछ चेंज बता के सुप्रीम कोर्ट, जो कि चेंज 8 सितंबर 1993 में निकाला जाता है, जिससे बताया जाता है कि ये बिल्कुल वैलिड है, ये SCBC वाला जो रिजर्वेशन है, और ये चलते रहता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। तो इतना देर हम लोग पढ़े, उससे हम लोग को क्या समझ, हम लोग को ये सीखने के लिए मिला
कि हम लोग की कंट्री में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, लोगों का प्रोटेस्ट होता है तो कैसे उसको हैंडल किया जाता है, कैसे सबका ओपिनियन मैटर करता है। तो यही हम लोग को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली ये सब जो काम होते हैं उसको अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में डिवाइड करो। किसी भी देश को चलाने में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम लगता है, तो हर काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। जैसे कि पीएम हो गया और उसका कैबिनेट हो गया, उन लोगों को क्या करना होता है, लॉ बनाना होता है। फिर सिविल सर्वेंट हो गया या फिर वो क्या होता है, प्रेसिडेंट हो गए या पीएम खुद हो गए, ये सब क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं वो लॉज को। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया जाता है कि जो जुडिशियरी है वो जब भी कुछ डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होते हैं तो उस केस में अपना जुडिशियरी वर्क करता है और देखता है कि हर एक चीज प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, दोनों इंस्टीट्यूशन, और जस्टिस भी देता है। तो ये था हम लोग का ये पार्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो पहले पार्लियामेंट पे आ जाते हैं। तो पार्लियामेंट क्या होता है? तो नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंट्री का क्या होता है, पार्लियामेंट। ठीक है, क्या होता है, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट होता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज आता। तो ये हो गया पार्लियामेंट। तो हम लोग को पार्लियामेंट क्यों चाहिए, सोचो सोचो, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, कमान कमान। पहला चीज, पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाते हैं। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग लॉज, इसका मेन टास्क है, वीवीआई क्या है, स्टार मार्क कर लेना, ये लॉ बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए पार्लियामेंट को हम लोग लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, ये क्या करता है, जो भी सरकार है उसके ऊपर कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है सरकार के ऊपर। ठीक है, और इंडिया में ये कंट्रोल फुल है और डायरेक्ट है कि अगर आपको पावर में रहना है आपको पार्लियामेंट का सपोर्ट होना चाहिए आपके पास। तीसरा चीज, ये जो भी गवर्नमेंट के पास मनी है, बजट वगैरह का सारा मनी पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। ठीक है। और चौथा कि ये हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिबेट है ऑन पब्लिक इश्यूज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई भी बात है पब्लिक इशू या इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का, उसका हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिबेट पार्लियामेंट है। ठीक है। पार्लियामेंट का दो चेंबर होता है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, जिसको कहते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस मतलब लोकसभा, जिसको हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। तो काउंसिल ऑफ स्टेट क्या करता है, कुछ स्पेशली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये स्टेट्स के इंटरेस्ट में काम करता है कि जो भी स्टेट वगैरह होता है उसके इंटरेस्ट का काम करता है। आपको लग रहा होगा कि लोकसभा अपर हाउस है और राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है, ज्यादा पावर राज्यसभा के पास होता है। पर आप गलत है, ज्यादा पावर लोकसभा के पास होता है। क्यों? तो उसका 3 रीजन बताया गया। पहला रीजन कि लोकसभा में मेंबर ज्यादा होते हैं, तो कभी भी अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो उसमें प्रिवेल करेंगे लोकसभा बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स। दूसरा है आपका कि कोई भी मनी के मैटर में उसमें लोकसभा बहुत ज्यादा वो क्या करती है, अपना पावर परफॉर्म कर सकती है, जबकि राज्यसभा के पास उतना पावर नहीं। ठीक है। अगर कोई मनी रिलेटेड लॉ पास हुआ है लोकसभा से तो राज्यसभा उसको डिनाई नहीं कर सकता है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर डिले कर सकता है मैक्सिमम 14 दिन तक, उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तीसरा, जो लोकसभा है वो पूरे क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम को कंट्रोल करता है। कैसे? कि अगर किसी भी पर्सन को पावर में रहना है, किसी भी पीएम को, तो उसके पास सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा का। और अगर लोकसभा के मेंबर मेजॉरिटी में वोट करते हैं कि उनको नो कॉन्फिडेंस है पीएम या फिर जो कैबिनेट है उसके ऊपर, रूलिंग पार्टी के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर along with his council of ministers has to resign from their post।
ओके, नाइस इंग्लिश इजंट इट? माय इंग्लिश इज इंग्लिशिंग स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। ये हो गया हम लोग का पार्लियामेंट कंप्लीट। अब दूसरा आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो कि इंचार्ज होता है पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का। ये देखता है कि पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। इसका दो तरह का होता है, एक हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो कि पॉलिटिकली इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, जैसे कि यूपीएससी वगैरह का, और उसके बाद वो लोग पावर में आते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो हर 5 साल के बदलते रहते हैं, इलेक्शन जैसे जैसे होते हैं। पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव लंबे समय तक रहते हैं, अंटिल जब तक उसके ऑफिसर रिटायर नहीं होते। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होना चाहिए, पर लेकिन असल में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो इन ए डेमोक्रेसी पीपल्स डिसीजंस प्रिवेल मोर देन वन वन पर्सन। ठीक है, क्योंकि ये लोग पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो जनता जनार्दन का जो भी डिसीजन होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दिए जाते हैं। प्लस एक डेमोक्रेसी में लीडर ऐसा नहीं चाहिए कि वो एक्सपर्ट हो, उसको बस डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, उसका उतना व्यू होना चाहिए कि वो उस डेस्टिनेशन को देखे। बाकी पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसको हेल्प करने के लिए होती है वहीं पे। ठीक है, देन सो इसके बाद आपका बताया गया कि इसमें पीएम भी आता है, प्रेसिडेंट भी आता है। तो पहले पीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो पीएम पीएम होता है हम लोग का हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इसको पार्लियामेंट के लोग इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के लोग। ठीक है, इसका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, बिकॉज जब तक पीएम मेजॉरिटी वोट अपने पास रखता है पार्लियामेंट का, तब तक पीएम का टेन्योर चलते रहता है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट कौन करता है? पीएम को प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट किसी को भी इलेक्ट नहीं कर सकते उसकी, चलो हमको मिल गया मौका इलेक्ट करने का, हम अपना मौसेरा भाई बना देंगे। उसी को इलेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट जिसको लग रहा है कि वो लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ सीट को उसके फेवर में लगे। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ वोट गेन कर सके उसी को पीएम इलेक्ट किया जाता है, जो कि यूजुअली रूलिंग पार्टी है, जो कोलिशन पार्टी जो कि इलेक्शन जीता है उसके लीडर होते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है? पीएम जब इलेक्ट हो गया, फिर इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है कि पीएम अकेले तो बहुत सारा काम नहीं करेगा, उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए। तो पीएम किसी को भी बनवा सकता है, मतलब प्रेसिडेंट किसी को भी बना सकता है मिनिस्टर ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसी भी एमपी को। और अगर कोई एमपी नहीं हो, मतलब कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो भी बन सकता है मिनिस्टर, पर एक शर्त है कि उसको अगले 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा। अगले 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में, एमपी बनना पड़ेगा। तो ये था। फिर उसके बाद बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि ऑफिशियल बॉडी होता है, जो कि पीएम के साथ वर्क करते हैं। इसके अंदर 50 से 60 मेंबर होते हैं, अलग अलग रैंक के। तो इसमें पहला रैंक आता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर। ये सबसे हाईएस्ट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, जो कि अक्सर मेजर लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के। ठीक है, ये लोग इनर रिंग फॉर्म करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जिसमें लगभग 25 लोग रहते हैं, 25-30 लोग। ठीक है, इन लोग को मेजर मिनिस्ट्री का ये लोग को हेड करते हैं। फिर दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज, मतलब वो मिनिस्टर जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, छोटा मोटा कोई मिनिस्ट्री दिया जाता है। ठीक है, ये लोग के पास कम पावर होता है, और ये लोग तभी आ सकते हैं जब इन लोगों को बुलाया जाए मीटिंग में। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर यूजुअली लॉ बनाते हैं। और तीसरा है लास्ट, कौन सा मिनिस्टर? वीडियो पॉज करो और कमेंट करो अगर पता है, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। ठीक है, जल्दी से, कमान कमान कमान, जल्दी। 1 2 3 कर दिया कमेंट? पक्का? नहीं किया होगा बाबू, मैं चांटा मारूंगा, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, और हाँ, पढ़ने से बात याद आया कि
देखिए, मेरे पढ़ा देने से और आपके सुन लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी एफर्ट नहीं डालिएगा, जब तक आप खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, तब तक एनसीईआरटी नहीं कुछ होगा। ठीक है, नहीं कुछ होगा। तो अपना भी एफर्ट डालिए, मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ, मिल के हर मैदान फतेह करेंगे। मैं अपना 110% दे रहा हूँ, आपको अपना सिर्फ 100% दे दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मिल के साथ में जीतेंगे, सबको बताएंगे कि व्हाट यू कैन डू। ठीक है, तो ये हो गया मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये लास्ट वाला मिनिस्ट्री का नाम कमेंट में बता ही दिए, तो मैंने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ मैंने बताऊँगा, जब खुद पता करो, पढ़ो एनसीईआरटी। तो ये हो गया हम लोग का 3, और ये जो थर्ड वाला है, ये इसका काम होता है थर्ड वाले मिनिस्टर का, कि ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करें। ठीक, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे मिनिस्टर को एक बार बैठा के बुलाएं, पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसीलिए मेजर डिसीजन कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट एज अ टीम वर्क करता है, भले ही सब इसके मेंबर का ओपिनियन कॉन्ट्रारी हो सकता है, पर कोई भी किसी भी डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हर हर मिनिस्ट्री के साथ एक सेक्रेटरी रहता है, हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी रहता है, और एक कैबिनेट को एक सेक्रेटरीट क्या करता है, गाइड करता है, बताता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट का बॉडी होता है। तो इतना तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पहला क्या है, ये कैबिनेट मीटिंग को चेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट करता है वर्क अलग अलग मिनिस्ट्री का, डिस्ट्रीब्यूट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क। कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है अलग अलग दो मिनिस्ट्री में, तो उसमें फाइनल डिसीजन पीएम बनाता है। पीएम कभी भी चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, और अगर पीएम कभी भी क्विट करता है तो उसके साथ साथ सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्विट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के समय में इतना ज़्यादा पावर है पीएम का कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग के बुक में दिया हुआ है कि एक पीएम का पावर डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब बहुत ज़्यादा अपनी पावर को का मिस यूज़ किए थे, एक्सटेंसिवली यूज़ किए थे। भले ही फिर उसके बाद मनमोहन सिंह लोग क्या किए थे, बहुत दिखाया था कि बहुत नॉमिनल पावर होता है पीएम के पास। तो पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है कि पीएम का पावर क्या होता है। ठीक है, अब कोलिशन गवर्नमेंट में पीएम का पावर क्या होता है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में अकेले तो रूलिंग पार्टी का कुछ भी नहीं चलेगा, जो जो कोलिशन पार्टी के मेंबर है उनसे भी उनका भी राय लेना पड़ेगा, उनका भी बात मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर सरकार गई, सर तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका पावर दे, इसीलिए मानना पड़ता है सबका आवाज, जिस कारण से प्राइम मिनिस्टर का पावर कम होता है। ठीक है, सो इजी। फिर अब हम लोग प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। इसका कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इसको कौन इलेक्ट करते हैं, एमएलए और एमपी इलेक्ट करते हैं। एमएलए और एमपी इलेक्ट करके क्या करते हैं, इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होता है, पर वो नॉमिनल होता है, उसको वैसा पावर नहीं मिलता जितना ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का पावर हो गया, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी या पॉलिसी डिसीजन है वो सब किसके नाम पे होगा, प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी लॉ या मेजर पॉलिसी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। कोई भी मेजर अपॉइंटमेंट होगी, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, गवर्नर हो गया किसी स्टेट का, ये सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। फिर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट होगा वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे जाएगा, मतलब कोई भी बिल हो वो प्रेसिडेंट के नाम पे फटेगा। प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है फोर्सेस का। ठीक, पर
जो प्रेसिडेंट है वो अपना पावर तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब उसको पीएम एडवाइस करे, जब उसको पीएम एडवाइस करे, अपने से कुछ नहीं कर सकते। कोई भी बिल तभी लॉ बनता है जब पीएम उसको साइन करे। पीएम उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, चेंज के लिए एडवाइस कर सकते हैं, जिसको मन करे तो लोकसभा माने, नहीं मन करे नहीं माने। और अगर दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा से आते हैं तो फिर पीएम प्रेसिडेंट को पास ही करना पड़ता है उस बिल को। ठीक है, नहीं पास करेगा तो भी लॉ बन जाएगा। तो एक डिक्रीशन नाम का डिस्क्रिप्शन नाम का एक पावर है प्रेसिडेंट का, जिसके अंदर अगर कोई भी मेजर पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी सीट नहीं गेन कर पाते कोई भी पॉलिटिकल लीडर, तो प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को भी चूज कर सकता है एज पीएम, और उसको प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को अगले कुछ समय के अंदर मेजॉरिटी ऑफ वोट लाके। ठीक है, ये था प्रेसिडेंट का पावर। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज जुडिशियरी। जुडिशियरी, तो जुडिशियरी में बेसिकली हम लोग को बताया गया कि जो भी क्या बोलते हैं उसको, सारे कोर्ट है, चाहे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सबको एक साथ हम लोग जुडिशरी बुलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से केस जा सकते हैं? दो पर्सन के बीच, दो सिटीजन के बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये चार तरह के केस जा सकते हैं। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो। ठीक है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कि जो भी हाई कोर्ट या और भी लोअर कोर्ट में कोई भी केस अगर में अगर वांटेड वो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आके। ठीक है, न्याय मांगने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है क्या जुडिशियरी में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हो गया कि इसका जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विथ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो लोग कंसल्टेशन में किया जाता है इलेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, जिसको सीजीआई भी हम लोग कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जनरली जो कि क्या होता है, सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बुढ़ा होगा मर गया। तो ये था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इतना पावर होता है कि उसको हम लोग नहीं ऐसे ही नहीं हटा सकते, उसको एक ही तरीके से हटा सकते हैं, जो कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में क्या होता है कि जब लोकसभा के 2/3 ऑफ द मेंबर्स वोट करेंगे उसके अगेंस्ट में, तभी वो चीफ जस्टिस हटाया जाएगा कंट्री से। ठीक है, ये हो गया चीफ जस्टिस तक। फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि पावर क्या होता है जुडिशरी का। तो जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। पहला चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ के वैलिडिटी को डिटरमाइन कर सकता है, देख सकता है कि कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया हुआ एक्शन सही है या नहीं, जब उसके सामने चैलेंज नहीं करते उस एक्शन को, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू नहीं करते। फिर क्या बताया गया, ये गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट भी है। कैसे गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये हम लोग को बताते हैं कि हम लोग फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, करेगा तो ये उसका बैंड बजा देगा। ठीक है, फिर बताया गया कि अगर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म किया जाए किसी भी लॉ या लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा कोई भी लॉ में, तो फिर जो लोग है पब्लिक है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और पीआईएल फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, फिर ये चेकिंग करते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे कि वो लोग माल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कि लेजिस्लेचर अपना गवर्नमेंटल पावर को मिसयूज नहीं कर रहा और एग्जीक्यूटिव करप्शन वगैरह नहीं कर रहा। सो दैट्स वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में पसंद आया होगा, तो पढ़ लेना एनसीईआरटी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। Stay smiling and happy. Signing off your teacher. Bye guys. Take care. Lots of love.